नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र की कहानी है। और आप सब संभवतः जानते होंगे कि जैनेंद्र की कहानियां मनोवैज्ञानिक हुआ करती हैं। इसमें इन्होंने सामाजिक यथार्थ को दिखाने की कोशिश की है। और अगर हम इस कहानी के शीर्षक पर जाएं, अपना अपना भाग्य, तो इस कहानी में अलग अलग लोगों के भाग्य को दिखाया गया है। अलग अलग लोगों के भाग्य को दिखाया गया है। मैं कहानी पढ़ता हूँ और पढ़ते हुए आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, माने धीरे धीरे शाम जो थी वो घिर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। और नैनीताल में ठंड का मौसम था। और भाप के जो बादल थे वो छू छू कर गुजर रहे थे। और वो बादल जो थे वो रुई के रेशे की तरह दिखाई दे रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण हो जाते। माने जो बादल का रंग था कभी नीला दिखता था, कभी सफेद दिखता था, और कभी अरुण हो जाते थे। अरुण अर्थात लाल, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। और बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था वो इस तरह से छू छू कर गुजर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था जैसे वे हम लोगों के साथ खेलना चाह रहे हैं। 5 10 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। माने एक मित्र चलने के लिए कह रहा है और एक मित्र कह रहा है, अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ही न रहा। और दूसरे मित्र ने हाथ पकड़कर जरा जोर से उसे खींचकर बैठा दिया। अब जब मित्र की इतनी गुजारिश थी, मित्र का इतना मन था, तो कोई चारा नहीं था, बैठना ही पड़ा। सड़क से छुटकारा पाना आसान न था, और जरा बैठना भी जरा न था। माने दूसरा मित्र जो था थोड़ा उसके अंदर सनक थी बैठने की, और उसका जरा बैठना भी जरा न था। माने लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। लेकिन मित्रता की बात थी, क्या कर सकता था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था। कुढ़ रहा था माने बोर हो रहा था। और जरा बैठना भी जरा न था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। तभी दूसरे मित्र ने कहा कि देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। और 3 गज की दूरी से जो दिखा कि एक लड़का था जो बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। माने लड़का माने बेतरतीब तरीके से आगे की तरफ आ रहा था, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लड़का गरीब है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। नंगे पैर माने पैर में भी कुछ नहीं था, कमीज भी नंगी थी, और बड़ा गंदे तरीके से था। मैंने उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि गरीबी का मारा हुआ है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे। उसके जो पैर थे वो वहां नहीं पड़ रहे थे जहां वो रखना चाह रहा था। इसका कारण हम लोग समझ सकते हैं कि इतनी ठंड थी, और इस ठंड में ना तो उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ था, ना तो कोई गर्म कपड़ा था, बस एक कमीज पहने हुआ था। कहने का अर्थ है कि वो ठिठुरा हुआ था। और ठिठुरन के समय आप महसूस करते हैं कि जो हमारे हाथ पैर है वो हमारे बस में नहीं होते। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दाया था न बाया था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 12 बरस का लड़का होगा। पास ही एक चुंगी थी। चुंगी का मतलब है जहाँ एक तरह से ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूल किया जाता है, वो है चुंगी।
तो वहां एक लालटेन लटक रही थी और उसके प्रकाश में देखा कि 10-12 वर्ष का एक लड़का था और गोरे रंग का था, पर मैल से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी थी। उसकी जो आंखें थी वो अच्छी थी, बड़ी थी, लेकिन सूनी थी। सूने का क्या अर्थ है? सूने का अर्थ है कि उसकी आंखों में कोई स्वप्न नहीं था। वो इस कदर गरीबी का मारा हुआ था कि उसमें इतनी क्षमता भी नहीं थी कि वो किसी तरह का कोई स्वप्न देख सके। आंखें सूनी थी, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था, और जो माथा था, सर था, जो फोरहेड था, वो झुर्रियां खाया हुआ था। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। वह उन्हें देख भी नहीं पाया, और देख न पाने का कारण एक ये भी था कि जैसे वो कुछ देखना ही नहीं चाह रहा था। अब ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि क्यों नहीं देखना चाह रहा था? जब आदमी भूख से परेशान हो, ठंड से परेशान हो, जब बुनियादी जरूरतें भी उसकी पूरी ना हो रही हो, तो उसका जो मन है वो कहीं नहीं लग सकता है। अदम गोंडवी साहब का एक शेर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चोरी न करे, झूठ न बोले तो क्या करे, चूल्हे पे क्या उसूल पकाएंगे शाम को। तो कुछ ऐसी ही स्थिति थी। अब वो बात करके क्या उसको मिलता? कुछ नहीं मिलता। बेचारा परेशान था। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा था। कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो अंधा था, और न ही वो कुछ देखना चाह रहा था। क्योंकि वो देखना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब राइटर ने कितना सुंदर लिखा है, न सामने का तालाब, न एकाकी दुनिया। माने कि जब भूख लगी हो, ऐसे में उसे प्राकृतिक सौंदर्य का कोई आनंद नहीं मिल रहा था। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, और वह अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, और वह ये समझ रहा था, या मन ही मन समझ रहा होगा, कि रात में फिर उसे भूखे पेट ही इसी ठंड में सोना पड़ेगा। मित्र ने आवाज दी, ए! उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। उसने देखी नहीं बल्कि फाड़ दी। ये एक तरह का व्यंग है। व्यंग ये है कि उसके लिए सब कुछ अजब लग रहा था। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? राइटर कह रहा है कि दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? लेकिन राइटर उस समय ये नहीं समझ पा रहा था कि दुनिया क्यों सो गई। वही दुनिया सोई है जिसके पास तमाम साधन थे, लेकिन जो भूख से और ठंड से लड़ रहा था, उसे नींद कैसे आ सकती थी? दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मुंह। बालक कुछ नहीं बोला, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। उसके होठ चुप थे, लेकिन उसका चेहरा बोल रहा था। अब ये जो चेहरा बोल रहा है, यही चेहरा समाज पर व्यंग कर रहा है। कह रही, तू क्या पूछ रहा है? तुमको नहीं पता कि मैं क्यों नहीं सोया? माने उसका जो चेहरा बोल रहा था, उससे ये प्रतीत हो रहा था जैसे वो उसका चेहरा कह रहा हो कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों नहीं सोया। अरे जब इतनी ठंड पड़ रही है, मेरे पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, पेट में कुछ नहीं है, तो मैं सो कैसे सकता हूँ? कहाँ सोएगा? यही कहीं। उसने पूछा, राइटर ने पूछा कि कहाँ सोएगा? उसने उत्तर दिया, यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये भी सो जाएगा। हाँ, कहाँ? माने देखिए, इसमें कुछ और बातें हैं कि बच्चे की तनख्वाह क्या थी? 1 रुपया और जूठा खाना। तो ये देखिए, यहाँ पर जो राइटर है वो समाज की एक त्रासदी, एक समाज की विडंबना को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक विरोधाभासी यथार्थ है। दुनिया किस तरह से विरोधाभासी जीवन जी रही है। एक आदमी कितना धनी है, जिसका जिक्र आगे होगा, और एक आदमी की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो ये समाज पर एक तीखा व्यंग है रचनाकार का और उस बालक का। उसके पास सोने तक की जगह नहीं है, और रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें भी उसके पास नहीं है। रचनाकार यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें आगे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह लोगों का अपना अपना भाग्य
है। जैसे उस बच्चे के साथ एक बच्चा और है जो कि मर चुका है, उसे उसके साहब ने या मालिक ने मार दिया जिससे वो मर गया है। एक भूख से मर जाएगा, एक गर्म कपड़े के साथ अपने होटल में आराम से सोएगा, और एक घूमने के लिए आया हुआ है। माने अलग अलग लोगों का अलग 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 भाग्य है, अलग अलग तकदीर है। यही कहीं इन्हीं कपड़ों में रचनाकार पूछ रहा है कि इन्हीं कपड़ों में बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। माने इस प्रश्न के उत्तर के लिए फोर्ट से बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, आंखें ही ये सच्चाई बताने के लिए पर्याप्त थी। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माने आंखें उसकी बोल रही हूं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें बोल रही कि ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। अरे जब यही है तो इसी में सोएंगे। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। अब देखिए, इस कहानी में एक चीज और है कि कैसे बेरोजगारी समाज में फैली है। कई भाई बहन हैं, और कई भाई बहन होने के बाद वो दूर पहाड़ पर रहते थे, खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं थी, और भी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने का उनके पास साधन या सामर्थ्य नहीं था, इसलिए वो भाग आया। मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। ना तो वहां पर काम है और ना वहां पर रोटी है। रोटी आदमी को कहीं भी ले जा सकती है। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी। बाप जो था वो भी भूखा रहता था, माँ भी भूखी रहती थी। कभी कभार मिल गया, माने बस इतना ही मिल पाता था कि वे जिंदा थे। रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। बच्चा बता रहा है कि उसके साथ एक और साथी था, उससे बड़ा था, और दोनों साथ आए थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहा, या इस दुनिया में नहीं रहा। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। माने वो बच्चा 12 साल का है, लेकिन उसको ये समझ में आने लगा कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। और इस छोटी सी उम्र में उसने उसका जो साक्षात्कार था वो मौत से हो चुका था। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा और मर गया। देखिए माने जिंदगी कितनी आसान है, जैसे कितनी कीड़े मकोड़ों जैसी। साहब ने मारा और मर गया और कुछ नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब ने मारा, मर गया और कुछ हुआ भी नहीं। और वो बच्चा इस बात को कितनी आसानी और सहजता से बता रहा है। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। लौटकर वो जो रचनाकार है, राइटर है, वो अपने वकील दोस्त के होटल में पहुंचा। उसका एक वकील दोस्त वहां रहता था जिसका एक होटल था। वकील साहब होटल के कमरे से उतर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। अब देखिए कैसा सामाजिक विरोधाभास। इसको देखिए, कंट्राडिक्शन देखिए समाज का। पहले एक बच्चे का जिक्र हुआ जिसके पास कुछ नहीं है जीने के लिए, और दूसरा कितना लग्जरी और कितना विलासितापूर्ण जीवन बिता रहा है। हम विलासिता न भी कहें तो लग्जरी तो कह ही सकते हैं। ओहो, फिर आप कहिए। वो होटल में आया है, मालिक के चेहरे पर और जुबान में थोड़ी झुंझलाहट है। ओह, फिर आए, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए एक लड़का है, उसके जो दोस्त हैं, होटल के मालिक के जो दोस्त हैं, वो होटल वाले से कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक लड़का लाया हूँ, आपको एक नौकर की जरूरत थी। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। रचनाकार कह रहा है, राइटर कह रहा है कि ये बेईमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं बेईमान हो सकता है? ये भी एक प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उसे रोटी की कीमत मालूम हो गई, और वो रोटी ही कमाएगा। उसके लिए पैसे से ज्यादा कीमती रोटी है, और रोटी कमाने के लिए चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। जब लोग रोटी से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तब उनको गलत करना पड़ता है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो।
अब वो जो होटल मालिक है बोला ये पहाड़ी बड़े बड़े माने शैतान होते हैं, बच्चे बच्चों में खुराफात और अवगुण छुपे होते हैं, आप ही कहाँ से उठा लाए और बोल दिए नौकर ले लो। ऐसे कोई नौकर रखता है? मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, बोले मानिए ये लड़का अच्छा निकलेगा, आप भी जी बस खूब हैं। ऐसे गैर को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपक हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। अब जो होटल मालिक है बोला आप मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। ऐसे किसी गैर को नौकर नहीं बनाया जा सकता, मैंने जिसे नौकर बनाना है उसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक कर रहे हैं, अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। वो बोला होटल मालिक की आप तो बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं, खैर ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। और वो 4 रुपए रोज, माने उस समय उस होटल के रूम की कीमत थी 4 रुपए पर डे, और यहाँ इस लड़के के पास रोटी तक नहीं है। ये है समाज का विरोधाभास और समाज का क्रूर पल, ये है समाज की क्रूरता। ये जो हम लोग प्राय सुनते हैं कि तुम्हारी तकदीर में ये लिखा था, तुम्हारे भाग में ये लिखा था, मुझे लगता है कि ये सब एक दिखावा है, गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए गए शब्द हैं जो फ्यूडलिज्म से निकले हुए। ठीक है, माने क्या खाक, आप भी अच्छा मजाक करते हैं, अच्छा अब सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। अब वो चूंकि बालक को ले आया था इसलिए वो असमंजस में था। बालक कुछ ठहरा, लेकिन सब हम लोग जानते हैं कि सबसे आसान है दूसरे को कह देना आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। अगर वो राइटर चाहता तो ये भी तो कर सकता था कि चलो ठीक है यहाँ नौकरी नहीं मिली तो एक रूम मैं तुम्हारे लिए ले ले रहा हूँ, तुम भी यहीं पड़े रहना, या मैं जिसमें हूँ वहीं नीचे पड़े रहो और सुबह देखेंगे। लेकिन जब उसने रिफ्यूज किया मालिक ने, तो वो भी छोड़ दिया। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। राइटर थोड़ा असमंजस में इसलिए रहा कि वो उसे बुला कर लाया था। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। और वो बालक प्रेत की गति से एक तरफ बढ़ा और कुहरे में गायब हो गया। चारों तरफ कुहरा था, क्यों? क्योंकि ठंडक थी। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन को तीर सी लगती थी। और हवा जो थी वो बड़ी साफ थी, तीखी थी। वो माने जो कपड़े हम लोग पहने थे, जो कोट पहने हुए थे, उनको छेद कर अंदर तक तीर की तरह चुभ रही थी। अब देखिए इस बात को राइटर ने क्यों कहा। इस बात को राइटर ने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जब हमें इतनी ठंडक लग रही है तो कमीज में उसे कितनी ठंडक लग रही होगी। ठीक है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है, इसके आसपास बहुत कम कपड़े। भयानक शीत है और आसपास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, और दोनों आपस में स्वार्थ की फिलॉसफी पर चर्चा करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो ले फिर किसी और की चिंता करना। ये संसार है, चलो पहले कमरे बिस्तर में गर्म हो ले और फिर किसी और की चिंता करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है और यही होता है। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लालची कहो, निठुराई कहो, ये बेहयाई है। एक दोस्त ने कहा, दूसरे माने की दो दोस्त थे, तो एक ने कहा कि ये स्वार्थ नहीं, ये बेशर्मी है, एक बेहयाई है, ये निठुरता है, क्रूरता है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल की पब में नहीं आया। और दूसरे दिन वो जो लड़का था वो होटल पर नहीं आया। संभवतः उन लोगों ने कहा होगा कि अच्छा बेटा सुबह मिलना, लेकिन वो दूसरे दिन वो बच्चा नहीं आता है। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। और जो दोनों दोस्त थे वो अपने नैनीताल का सफर और यात्रा पूरी करके निकलते हैं। उन्हें उस बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी और वे उसकी आस लगाकर बैठे भी नहीं। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। और जैसे ही मोटर में सवार हुए, कार में सवार हुए, उन्हें न्यूज़पेपर से ये पता चला कि एक पहाड़ी बालक पिछली रात ठंड में ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए इसे वही जगह, वही 10 बरस, वही उम्र, वही काले चिथड़े की कमीज मिली। और जब मरा तो उसके पास यही पूंजी थी, 10 बरस की पूंजी थी, काले चिथड़े कपड़े थे, जमीन थी,
और ऊपर बर्फ की चादर, सफेद चादर। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। ये व्यंग है। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उस बच्चे के पास छोड़ा था। इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े बड़े लोगों के होने के बावजूद, इतने धर्म माने धर्मात्मा लोग, इतनी धर्मशालाएं, सब कुछ होने के बाद एक 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा जमीन पर ठंड में ठिठुर कर मर जाता है, और उसको ओढ़ाने के लिए, ढकने के लिए लोगों के पास एक चादर तक न मिली, और प्रकृति ने उसे बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। पर बतलाने वालों ने बतलाया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। माने ऐसा लग रहा था कि दुनिया की इस बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने एक सफेद और एक ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। प्राय हम आजकल देखते हैं कि जब कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसे हॉस्पिटल में बर्फ के साथ रखा जाता है, जिससे उससे गंध ना निकले। और प्रकृति ने भी ऐसा ही किया, उस लावारिस लाश को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। ढकने का काम भी हो गया और शव खराब भी नहीं हुआ। दूसरे दिन जो होना होगा हो। तो इस कहानी में राइटर ने, जैनेंद्र जी ने, एक सामाजिक यथार्थ को दिखाने की कोशिश की है, समाज की एक त्रासदी, समाज के अमीर गरीब वर्ग को दिखाने की कोशिश की है। और ये दिखाने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी बड़ी बातों के होने के बावजूद भी, इतनी धर्मात्मा, इतनी धर्मशालाएं, इतने साधन होने के बावजूद भी, कि दिनकर की कविताएं पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सारे साधन दुनिया में हैं, वो भोगने से खत्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लालच और कुछ लोगों की लोभ के कारण तमाम चीजें, तमाम साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में कैद हो गई है, और बाकी दुनिया गरीब है। तो ये एक सामाजिक सामाजिक अन्याय है, और इस सामाजिक अन्याय का जिक्र जैनेंद्र जी अपनी इस कहानी में करते हैं कि कैसे एक बच्चा ठंड में ठिठुर कर मर जाता है, और एक व्यक्ति होटल के गर्म कपड़े में आनंद ले रहा है। ठीक है, तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।